शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं सीबीएसई से रिलेटेड। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कक्षा 10वीं के जो रिज़ल्ट आने वाले थे उसके रिज़ल्ट की डेडलाइन है, उसको सीबीएसई के द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, 30 जून तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है इस डेट को। इसके बाद वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ आंकड़े हैं जो हमारी जानकारी के लिए थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, केवल हमें इसकी जानकारी रखना है कि अभी क्या कंडीशन चल रही है, कितने केस किस एरिया से आ रहे हैं। दूसरी बात ये है किस एरिया में कितने लोगों को वैक्सीन का एक डोज दिया जा चुका है। देखिए 60% से भी यदि हम ज़्यादा केस देखें ना, ये आ रहे हैं रूरल एरिया से और आ रहे हैं सेमी रूरल एरिया से, लेकिन केवल उनमें से 12 से 15% लोगों को ही वैक्सीन का केवल एक डोज मिल चुका है। अभी 14 मई तक का ये डेटा बताया जा रहा है। मतलब हमारी स्पीड ज़्यादा नहीं है, स्लो ही है, हम बहुत स्लो चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ केसेस इन डिस्ट्रिक्ट। अब हम बात कर रहे हैं जिला की, स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अर्बन, सेमी रूरल और रूरल। यदि आप अप्रैल के महीने को देखोगे ना, तो ग्रामीण इलाके में सबसे कम केस मिल रहे थे, 10% ही केस मिल रहे थे। सेमी रूरल में 20% और सेमी अर्बन में 19%। सबसे ज़्यादा मिल रहे थे शहरी क्षेत्र में 51%। सितंबर के महीने में अर्बन में 12% केस मिले, सेमी अर्बन में 22%, सेमी रूरल में 32% और रूरल में बढ़ गए केस 33%। फरवरी के महीना में ग्रामीण क्षेत्र में 21%, सेमी रूरल में 30%। मई के महीना में 35% गांव से कोविड-19 के केसेस मिले हैं और सेमी रूरल में देखें तो 30%। इसी को मिलाकर के एवरेज उन्होंने बताया है कि कम से कम 60-65% तो ऐसे हो गए हैं जो कि गांव से आ रहे हैं और सेमी रूरल वाले एरिया से आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन जो कि उनको किया गया है। जनवरी 2021 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अर्बन एरिया में पर 100 लोगों में से 0.5 डोज ही मिला। ठीक है, और इससे हम आगे बढ़ते हैं तो जो सेमी अर्बन वाला एरिया है यहाँ पर 100 लोगों में से 0.3 डोज ही प्रदान किए गए। इसके बाद सेमी रूरल वाले में 0.3 डोज और उस टाइम में गांव वाले एरिया में 0.2 डोज दिए गए थे। आज की कंडीशन यदि हम देख लें मई 2021 की, तो अर्बन एरिया में 100 में से 30 डोज मिले हैं लोगों को, पर 100 लोगों में यदि देखें तो उनको केवल 30 डोज ही अभी मिले हैं। इसके बाद सेमी अर्बन में ये कम होते जा रहा है, 19 डोज, सेमी रूरल में 15 डोज और गांव तरफ जा रहे हैं तो ये और भी कम हो जा रहा है वैक्सीनेशन का रेट। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं GNCTD एक्ट से रिलेटेड। अभी देखिए होम मिनिस्ट्री ने GNCTD एक्ट को पास तो करवा लिया था, लेकिन इसको दिल्ली में लागू नहीं किया था। लेकिन कुछ टाइम पहले जब हाईकोर्ट ने एक फटकार लगाई थी दिल्ली सरकार को कि यदि आप अपने को हैंडल नहीं कर पा रहे हो कोविड-19 की सिचुएशन को दिल्ली में, तो आप हमें बताइए, हम केंद्र सरकार को बोलेंगे। तो इसके बाद से केंद्र सरकार ने इस एक्ट को दिल्ली पर लागू कर दिया था। कई सारी याचिकाएं इसमें दायर की गई हैं। ठीक है, तो उसी के चलते चलते कि GNCTD एक्ट को अभी लागू ना किया जाए या फिर रद्द कर दिया जाए, तो इसी के चलते दिल्ली की हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार का स्टैंड भी जानना चाहा। वो जानना चाहती है कि आखिर केंद्र सरकार क्या कह रही है, क्योंकि उन्होंने एक पक्ष को तो सुन लिया है, अब दूसरे पक्ष को वो सुनना चाहती है। अब हमें देखना है कि GNCTD एक्ट क्या होता है। देखिए GNCTD एक्ट ये कहता है कि दिल्ली की जो सरकार है
चुनी हुई सरकार है, हमें पता है केजरीवाल साहब की। अब सरकार का मतलब चुनी हुई सरकार नहीं होगी, वहाँ पर जो एलजी बैठे हुए हैं, सरकार का मतलब एलजी से दिन प्रतिदिन के जो डे टू डे वाले जो कामकाज हैं, अब दिल्ली की सरकार वो भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है, यदि कोई नियम या कानून बनाती है तो उसको एलजी की सहमति लेना पड़ेगा। अब वो एलजी के ऊपर निर्भर है, यदि उसको ठीक लगता है तो सही है, और नहीं तो फिर वो भेज देगा ऊपर राष्ट्रपति के पास। ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। और सरकार का ऐसा कहना है कि ये काम उन्होंने इसलिए किया है ताकि दोनों की पावर को डिफाइन किया जा सके कि केंद्र एलजी की क्या पावर है और सीएम की क्या पावर है। ऑलरेडी वैसे तो 2-3 ऐसे क्षेत्र हैं जिसको छोड़ करके दिल्ली की सरकार कानून बना सकती थी, जो कि केंद्र सरकार के अंडर में आते थे। और इसमें आरोप ये लगाया जाता है कि ये दिल्ली की सरकार की पावर को कम करना चाहती है और केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से अपना शासन वहाँ पर चलाना चाहती है। आप गवर्नमेंट का ये कहना है कि पिछले कई सालों से बीजेपी का पत्ता वहाँ पर साफ रहा है, बीजेपी जीत नहीं पाई है आपसे। आपका एक प्रकार से आप कह सकते हो गढ़ है, आपको हराना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इसी के चलते चलते बीजेपी ने ये बिल लाई है। हम जीत नहीं सकते तो क्या हुआ, हम वहाँ राज जरूर कर सकते हैं एलजी के माध्यम से। ऐसा कई सारे विपक्ष के इसमें आरोप लगे हैं। जब डिबेट चल रही थी ना लोकसभा राज्यसभा में, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हंगामा हुआ था। आज की कहानी हम देखने वाले हैं लॉकडाउन ने जो लास्ट पॉइंट में जो खड़े व्यक्ति हैं, अंतिम छोर पर जो खड़े व्यक्ति हैं, जिनको हम डेली वेज वर्कर कह सकते हैं, इनकी लाइफ में किस प्रकार से मायूसी ला दी है, इसको हम देखने वाले हैं। इनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, किस प्रकार से डिस्पायरेटेड हुए हैं डेली वेज वर्कर। ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं, जो डेली कामकाज करके कमाने खाने वाले लोग हैं ना, वो लोग एनजीओ पर डिपेंडेंस है या फिर किसी से उधार उनको लेना पड़ रहा है, मतलब अपने रिलेटिव के साथ में, या फिर अपने पड़ोसियों से उधार लेकर के काम धाम चलाना पड़ रहा है, अपने पेट को गुजारा करना पड़ रहा है। शुरुआत करते हैं अब हम अपनी न्यूज़ की। देखिए, कोई बहुत ज़्यादा लंबा टाइम निर्धारित नहीं किया गया था कि हम 1 हफ्ते के लिए अभी लॉकडाउन रख ले रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। लेकिन 1 महीना ये पहुंच गया है लॉकडाउन। कई सारे जो डेली वेजर्स हैं ना, उन्होंने कंप्लेन किया है कि अपना जो हाउस होल्ड है ना, उसको चलाने के लिए बहुत बड़ी इनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है जब से ये लॉकडाउन का पीरियड एक्सटेंड होते जा रहा है, ठीक है। कोई काम नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है। कई सारी जो फैमिलीज़ हैं, अब वो डिपेंडेंट हो गई हैं फूड ग्रेन्स के लिए एनजीओ के द्वारा, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी बात, उधार लोगों को लेना पड़ रहा है अपने रिश्तेदारों से या फिर अपने आस पड़ोस से। कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। अब हम बात करें यदि ड्राई राशन की, अब हम बात करते हैं एक व्यक्ति की, सुबोध बिंद नाम है। ये एक प्रकार के स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं, ठीक है। इनका कहना है कि मैं पिछले महीने से मुझे कोई कामकाज अपना नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब जो है, जब से लॉकडाउन हुआ है, हमारी दुकान नॉन फंक्शनल है और हमारी जो इनकम है ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाले लोग हो गए, और भी जो लेबर हैं जो कि काम करते हैं बिल्डिंग बनाने का, ठीक है, मिस्त्री का। ऐसे लोगों की कमाई भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुई है, ऐसा इनका कहना है। सेम मैनर में जिस प्रकार मैं प्रभावित हुआ हूँ, उसी प्रकार से अदर लोग भी। अब आगे इनका ये कहना है कि एनजीओ की सहायता से ड्राई राशन हमको जो है मिल जा रही है, हमारे जो नेबरहुड है उधर भी मिल जा रही है। लगभग 250 से भी ज़्यादा फैमिलीज़ हैं मेरे एरिया में, जिनको अभी तक हमें प्रोवाइड किया गया है ड्राई राशन, जैसे कि गेहूँ, साल्ट, ऑयल और राइस। लगभग 82 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस डिमांड है उन लोगों की, बहुत ही ज़्यादा, इतनी कंडीशन उनकी ख़राब हो गई।
यदि 2020 के लॉकडाउन की हम बात करें ना, उस टाइम में तो हमको पका हुआ भोजन मिल जाता था, लेकिन इस टाइम लोग जो बांट रहे हैं हमें खाना, उनको जो मेन फोकस है वो है ड्राई राशन। ठीक है, सिचुएशन और भी ज़्यादा बैड हो गई है, क्योंकि प्रत्येक लोग यही कह रहा है उनको ज़रूरत है राशन की, लेकिन लोग बांट उन्हीं को रहे हैं जिनको एक्सट्रीमली नीडी फर्स्ट, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको ही पहले देंगे, ऐसे लोगों को कहना। आगे अब हम बात सुनते हैं रेखा देवी की। ये हैं रेजिडेंट ऑफ पुल मिठाई एरिया। इनका कहना है कि मेरे पति एक लेबर हैं और हम लोग कंप्लीटली डिपेंड करते हैं डेली के वेज पे। डेली जो हमारी कमाई होती है उसी से हम अपना खर्चा चलाते हैं। लॉकडाउन इम्पोजिशन होने के कारण हमारा जो डेली की कमाई है ना, वो पूरी तरह से कंप्लीटली लॉस्ट आउट हो गई है। अब मेरे 4 बच्चे हैं, अब हम कैसे ये सपोज कर लें कि हम अपने घर का खर्चा चला पाएंगे, हम ना अपना पेट भर पाएंगे। ठीक है, अब हमने एक कोशिश भी किया कि कुछ लिटिल सेविंग को कर लें, लेकिन ये जो छोटी सी सेविंग है वो कब तक हम इसको चला पाएंगे। अब मैं पूरी तरह से अपने भाई पर डिपेंड हो गई हूँ, जो कि जिसने अरेंज किया है ड्राई राशन फॉर आवर फैमिली। अब इतने ज़्यादा प्रेशर में हमारी फैमिली आ गई है कि हम अब कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौशल्या देवी की, जो कि घर में काम करती है। उनका ये कहना है कि ये दूसरी बार है 1 साल में जिसमें मेरे हस्बैंड, जो कि एक डेली वेज वर्कर हैं, कंप्लीटली आउट ऑफ वर्क हो गए हैं। अब मुझे चिंता हो रही है, यदि ये लॉकडाउन फर्दर एक्सटेंड होता है आगे, तो जो सम ऑफ एम्प्लॉयर हैं वो मुझे सैलरी देने कैसे दे देंगे। हम ऑलरेडी से एक्सट्रीम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को फील कर रहे हैं और अनसर्टेनिटी है कि कब चीज़ें नॉर्मल होने वाली हैं, इसलिए हमें बहुत चिंता होती है। अब मैंने कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आवश्यक आइटम हैं, उनको उधारी पर ले लिया है। ठीक है, इसके बाद हम न्यूज़ देखने वाले हैं। काफ़ी अच्छी घोषणा की गई है सीएम केजरीवाल के द्वारा। उनका कहना है कि 50,000 की जो अनुग्रह राशि है ना, हम प्रोवाइड करेंगे ऐसी फैमिलीज़ को जिन्होंने अपने मेंबर्स को कोविड-19 के कारण खो दिया है, ऐसा सीएम ने घोषणा किया है। इसके अलावा उन्होंने प्रॉमिस ये भी किया है कि एजुकेशन फाइनेंशियल एड भी हम उन बच्चों को प्रोवाइड करने वाले हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को वायरस के चलते चलते खो दिया है। जैसे कि कुछ कुछ बातें इसमें और बताई गई हैं। 50,000 की अनुग्रह राशि तो इनको मिलने वाली है ऐसी फैमिलीज़ को जिनके मेंबर्स की डेथ हो गई है कोविड-19 के कारण। दूसरी बात यह है, अब ऐसी फैमिली की आप कल्पना करिए जो कि घर में कमाने वाला केवल एक ही आदमी था, और यदि वो व्यक्ति मर जाता है कोरोना के चलते चलते, तो सरकार का कहना है हम उनको पर मंथ 2500 रुपये की हेल्प करेंगे, ऐसा सीएम का कहना है। इसके बाद ईच चाइल्ड हु लॉस्ट पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स टू कोविड-19, इसको मिलने वाला है पर मंथ 2500 रुपये जब तक उसकी एज 25 साल की नहीं हो जाती है। मतलब प्रत्येक बच्चे को उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा एक अच्छा डिसीजन ये लिया है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी हम राशन प्रोवाइड करेंगे। अभी काफ़ी टाइम से यही बात चल रही थी कि भाई जिनके पास राशन कार्ड है उनको तो आप राशन दे दोगे, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनका क्या होगा। तो ये जो बात इन्होंने क्लियर यहाँ पर करी है, तो ये बहुत सही डिसीजन इन्होंने लिया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हमें देखना है यूपी से, तो आज हम यूपी का मैप देखेंगे। कौन कौन सी मेन रिवर हैं, कौन कौन सी मेन सिटीज़ हैं, किन किन के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और हो सके तो इसकी और भी जियोग्राफी हम जानने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल
रूप से यदि हम देखें ना तो किस देश के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ये बाउंड्री शेयर करता है अपनी नेपाल के साथ में ऊपर वाले हिस्से में। इससे ही सटा हुआ है उत्तराखंड जिसकी राजधानी है देहरादून, इसके साथ में भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसके अलावा ये छोटी सी बाउंड्री ये यहाँ पर अपनी शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के साथ में जिसकी राजधानी शिमला है। अब इसी से लगा हुआ है हरियाणा, ठीक है, और छोटी सी ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है यहाँ पर दिल्ली के साथ में। उसके नीचे ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है राजस्थान के साथ में। उसके अलावा नीचे तरफ एमपी पड़ता है, इसके मतलब दक्षिणी वाले हिस्से में, दक्षिण और पश्चिमी हिस्से में एमपी के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और भी नीचे तरफ थोड़ी सी बाउंड्री को शेयर करता है दक्षिणी हिस्से में छत्तीसगढ़ के साथ में जिसकी राजधानी है रायपुर। इसके अलावा झारखंड के साथ में भी इसकी बाउंड्री शेयर होती है जिसकी राजधानी है रांची। और फिर ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है यदि हम भारत के पूर्वी हिस्से की बात करें तो बिहार के साथ में जिसकी राजधानी है पटना। अब यदि हम मेन यहाँ पर रिवर के देखें कि कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं तो ये आप देख रहे हैं घाघरा रिवर, फिर है गंगा रिवर, इस प्रकार से ये गई है। वाराणसी इस पर इसके किनारे बसा हुआ है, कानपुर इसके किनारे बसा हुआ है और ये इस प्रकार से उत्तराखंड से निकली है और इस प्रकार से ये बहती हुई यूपी से बिहार तरफ जाती है। इसके अलावा यहाँ से यमुना नदी भी बहती है, यहाँ आप देख रहे हैं यमुना नदी है, आगरा मथुरा इसके किनारे बसे हुए हैं। इलाहाबाद है यहाँ का संगम स्थल, गंगा और यमुना जहाँ पर आपस में आकर मिलती हैं, ये पॉइंट है उसका इलाहाबाद में। इसके अलावा गंगा में ही मिर्ज़ापुर, वाराणसी इस प्रकार की सिटीज़ उसके किनारे बसी हुई हैं। घाघरा रिवर हम देख चुके हैं। एक रिवर है गोमती, गोमती भी यूपी से होकर के गुजरती है। अब यदि हम बात करें ना कौन कौन से ज़िले हैं यूपी के जो कि नेपाल से सटे हुए हैं, तो सबसे ऊपर तरफ में पीलीभीत हमको दिखाई दे रहा है, ये पीलीभीत ज़िला है नेपाल के साथ पे लगा हुआ है। उसके बाद लखीमपुर सीकरी ये नेपाल के साथ में लगा है। इसके बाद पड़ता है बहराइच ज़िला और इसके बाद में पड़ता है भींगा, श्रावस्ती है ये यहाँ पर जो कि नेपाल के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसके अलावा श्रावस्ती के नीचे बलरामपुर है, ठीक है, फिर है नवागढ़ है, सिद्धार्थनगर, उसके नीचे में पड़ता है महाराजगंज जो कि नेपाल के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। इसके बाद हम आते हैं न्यूज़ पर, और न्यूज़ में आने से पहले हमें देखना होगा वक्फ के बारे में। वक्फ बोर्ड के बारे में हमने कई बार सुना है, तो इसकी थोड़ी सी जानकारी हमारे माइंड में होना ज़रूरी। सबसे पहली शुरुआत करते हैं वक्फ के साथ में। वक्फ का मतलब होता है कोई भी धार्मिक काम के लिए किया गया कोई भी दान, चाहे आप पैसा दान करो या कोई संपत्ति दान करो या फिर आप कोई काम कर देते हैं किसी के लिए। कानूनी शब्दावली में यदि हम बात करें तो इस्लाम को मानने वाले किसी इंसान का धर्म के लिए किया गया किसी भी तरह का दान उसको कहते हैं वक्फ। इस दान को धार्मिक और पवित्र माना जाता है। इसके अलावा अगर किसी संपत्ति को लंबे समय तक के लिए धर्म के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे भी वक्फ माना जा सकता है। ये जो वर्ड है इसका यूज़ ज़्यादातर इस्लाम से जुड़ी शैक्षणिक संस्था, कब्रिस्तान, मस्जिद और धर्मशालाओं के लिए किया जाता है। अगर कोई एक बार किसी संपत्ति को दान कर दे तो फिर उसको वापस नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। कोई गैर मुस्लिम है, मुसलमान धर्म का व्यक्ति नहीं है, वो भी दान कर सकता है, वक्फ कर सकता है, लेकिन इस्लाम में उसकी आस्था होना ज़रूरी है। साथ ही वक्फ करने का उद्देश्य भी इस्लामिक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। अब वक्फ से रिलेटेड बोर्ड, वक्फ से संबंधित वक्फ बोर्ड कानूनन एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके पास संपत्ति को ये अधिग्रहण कर सकता है, अपने पास रख सकता है या फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है, और ये न्याय व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है।
इसीलिए ये किसी व्यक्ति पर मुकदमा चला सकता है या कोर्ट में मुकदमे का सामना कर सकता है। अब यदि हम बात करें ना, तो हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होता है, लेकिन गोवा और जो पूर्वोत्तर के छोटे छोटे राज्य हैं ना, यहाँ पर इस प्रकार के बोर्ड नहीं बनाए गए हैं। और इसमें चेयरमैन होता है। इसमें 1 या 2 राज्य सरकार के नॉमिनी भी रहते हैं, जो कि मुस्लिम विधायक या सांसद हो सकते हैं, या फिर कोई मुस्लिम स्कॉलर, स्टेट बार काउंसिल के सदस्य हो सकते हैं। कौन कौन से अधिकार हैं? संपत्ति को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, हड़पी गई या फिर खो चुकी संपत्ति को वो फिर से हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात है, अपनी संपत्ति को ये बेच सकते हैं या फिर लीज पर दे सकते हैं। इसके अलावा किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बोर्ड के 2/3 सदस्यों की मंजूरी जरूरी रहती है। अब ये जो काम करते हैं, तो कौन से नियम कानून इनके लिए बनाए गए हैं? इसके लिए एक एक्ट 1995 बनाया गया है, इसी के मुताबिक ही ये लोग काम करते हैं। दूसरी बात ये है, एक सर्वे कमिश्नर रहता है जो कि दान की संपत्ति का मुआयना करते रहता है। इसके अलावा वो जांच करता है, गवाहों से मिलेगा, संपत्ति के दस्तावेजों को खंगालेगा। वक्फ को मैनेज करने के लिए मुतावली कहते हैं। वक्फ को जो मैनेज करता है उसको मुतावली कहते हैं। उसी के सुपरविजन में वक्फ काम करता है। अब आते हैं हम न्यूज़ में। यदि हमसे पूछा जाता है कि बाराबांकी मस्जिद कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं यूपी में है। और यूपी की कौन सी तहसील पड़ती है? तो तहसील पड़ती है राम सनेही घाट तहसील। अब सरकार की तरफ से ऐसा तर्क दिया गया है कि जो देखिए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स का रेसिडेंस है ना, उसके अपोजिट साइड में एक इलीगल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। इसमें सरकार ने ये नहीं बताई है कि पार्टिकुलर मस्जिद ही थी या फिर क्या थी। अब इन्होंने इसको तोड़ दिया है। इसी के चलते चलते बोर्ड का कहना है कि इसकी जांच होना चाहिए और मस्जिद को हम फिर से रिस्टोर करेंगे, और जो अपराधी लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए।